साफ पारदर्शी नीला आसमान और टियांडो शहर पर बरसती सूरज की सुनहरी किरणें मानो पूरे शहर ने सोने की चादर ओढ़ रखी हो। शहर की विशाल प्राचीर पर टियांडो साम्राज्य का हंस ध्वज हवा में लहरा रहा था। राजधानी के विशाल दरवाजे पूरी तरह खुले हुए थे, जो किसी विशालकाय जीव के मुंह की तरह अनगिनत गाड़ियों और राहगीरों को अपने भीतर समेट रहे थे। सड़क पर एक काले रंग के शक्तिशाली घोड़े द्वारा खींची जाने वाली बग्घी शहर में दाखिल होने वाली गाड़ियों की कतार में धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी। बग्घी का पर्दा थोड़ा सा हटा और एक बिना किसी श्रृंगार के भी अत्यंत रूपवती लड़की का चेहरा बाहर निकला। उसके काले रेशमी बालों की पॉइंटेल बग्घी के भीतर आती हवा के साथ लहरा रही थी। उसके सिर पर लगे गुलाबी खरगोश के कान हल्के हल्के कांप रहे थे, जो देखने में बेहद प्यारे लग रहे थे। सामने टियांडो शहर की विशाल और ऊंची दीवारों को देखकर लड़की की गुलाबी आंखों में हैरानी की चमक आ गई। उसके गुलाबी रसीले होंठ हल्के से खुले और उसकी सुरीली आवाज निकली कि वाह, क्या यही टियांडो शहर है? ये कितना विशाल और भव्य है! नॉटिंग शहर से तो ये कई गुना बड़ा है। बग्गी के भीतर उस सुंदर लड़की के अलावा तुम भी मौजूद थे। तुम्हारा सुगठित और आकर्षक शरीर उस बैंगनी रंग की विशेष पोशाक में बेहद जंच रहा था, जिसकी आस्तीनों पर हल्के सुनहरी कढ़ाई का बारीक काम था। पोशाक एकदम साफ सुथरी और शानदार थी। तुम्हारी दाहिनी हाथ की उंगली में एक चांदी स्लेटी रंग की अंगूठी चमक रही थी। तुम्हारे होंठों पर एक हल्की सी रहस्यमयी मुस्कान तैर रही थी और तुम्हारी गहरी काली पुतलियों में उस खरगोश कानों वाली सुंदर लड़की का अक्स ढल रहा था। वो लड़की सचमुच बेहद खूबसूरत थी। किसी परी जैसी उस रूपवती लड़की के चेहरे पर रत्ती भर भी कोई कमी नहीं थी। उसके चेहरे की बनावट में गजब की कोमलता थी। होंठ गुलाबी पंखुड़ी की तरह चमकदार थे और गाल किसी छिले हुए अंडे की तरह बेदाग सफेद और गुलाबी रंगत लिए हुए थे। उसकी सुराहीदार गर्दन पर एक सफेद नेकबैंड सजा था। सफेद फ्रॉक वाली ढीली ड्रेस में उसका सुडौल और निखरा हुआ शरीर किसी ढले हुए तराशे हुए रूप जैसा लग रहा था। उसकी पतली कमर पर गुलाबी बेल्ट बंधी थी और उसकी लंबी सुडौल टांगें पारदर्शी सफेद स्टॉकिंग से ढकी थीं, जो नीचे जाकर कांच की बेहद सुंदर जूतियों में खत्म होती थीं। ये दोनों कोई और नहीं बल्कि तुम और शियाओ वू थे। तांग हाओ के उस रात अपमानित होकर पीछे हटने के पूरे 6 साल बीत चुके थे। हाल ही में तुम दोनों ने नॉटिंग एकेडमी से अपनी पढ़ाई सफलता से पूरी की थी। अपनी डरावनी और असाधारण प्रतिभा के दम पर नॉटिंग एकेडमी के प्रिंसिपल की खास सिफारिश के जरिए तुम दोनों को टियांडो रॉयल एकेडमी का विशेष एडमिशन लेटर मिला था। तुम्हें बिना पलक झपकाए अपनी तरफ एकटक देखते पाकर शियाओ वू के गोरे गालों पर लाली छा गई। उसने शर्माते हुए कहा कि तुम इस तरह क्या देख रहे हो? तुमने मुस्कुराते हुए जवाब दिया कि जाहिर है, मैं अपनी दुनिया की सबसे प्यारी और सुंदर शियाओ वू को देख रहा हूं। ये कहते हुए तुमने हाथ बढ़ाकर उसके कोमल गालों को हल्के से सहलाया। शियाओ वू का चेहरा और भी लाल हो गया और वो धीमी मीठी आवाज में बोली कि तुम भी ना इतनी तारीफ मत किया करो। उसे इस तरह शर्माते देखकर तुम्हारी मुस्कान और गहरी हो गई। शायद पिछले 6 सालों में तुमने उसे इतना अच्छा खाना खिलाया था और उसका इतना ध्यान रखा था कि शियाओ वू का शारीरिक विकास मूल कहानी से कहीं ज्यादा तेजी से हुआ था। एक ही साल में वो 2 साल जितनी निखर गई थी और अब वो लगभग वैसी ही दिख रही थी जैसी मूल कहानी में 5 साल के लंबे इंतजार के बाद दिखाई देती। बग्गी आसानी से टियांडो शहर में दाखिल हो गई। शहर की सड़कें बेहद चौड़ी थीं। यहाँ की एक छोटी सी गली भी नॉटिंग शहर की मुख्य सड़क से बड़ी थी। कुछ देर बाद बग्गी टियांडो रॉयल होटल के भव्य दरवाजे पर जाकर रुकी। तुम सबसे पहले बग्गी से बाहर निकले और होटल के साइन बोर्ड पर नजर डाली। नाम इतना शानदार था कि कोई भी समझ सकता था कि इस होटल के पीछे किसका हाथ है। जब तुम और शियावू बग्गी से नीचे उतरे तो तुम दोनों की इस खूबसूरत जोड़ी ने आते जाते लोगों का ध्यान अपनी ओर खींच लिया। खासकर शियाओ वू का वो अलौकिक सौंदर्य जो किसी इंसान से परे लग रहा था, हर किसी की नजरों को अपनी ओर खींच रहा था। होटल के अंदर का माहौल बहुत ज्यादा भड़कीला नहीं था, बल्कि उसमें एक शाही सादगी और गरिमा थी। हॉल में बज रहा मधुर संगीत हर किसी के मन को शांति दे रहा था। तुम रिसेप्शन काउंटर पर पहुंचे और बोले कि नमस्ते, हमें पास पास जुड़े हुए 2 कमरे चाहिए। वहां खड़े मैनेजर और कर्मचारियों ने तुम दोनों को देखा, लेकिन यहां कोई आम गंवारों जैसा नाटक नहीं हुआ कि किसी अमीर या कुलीन खानदान का न होने पर रोक लगाई जाए। बहुत ही आसानी से कमरे की बुकिंग का काम पूरा हो गया। कमरे में पहुंचते ही शियाओ वू अपने कमरे की तरफ भागी। कमरे में उस विशाल और गद्देदार बिस्तर को देखकर वो सीधे उस पर कूद पड़ी और गोल गोल घूमने लगी। सफेद स्टॉकिंग से ढकी उसकी लंबी टांगें हवा में हिल रही थीं। इतने दिनों के लंबे सफर और बग्गी के झटकों के बाद उस मुलायम बिस्तर पर लेटकर उसे बेहद सुकून मिल रहा था। उसे इस तरह बच्चों की तरह खुश होते देखकर तुम मुस्कुराए और बोले कि तुम अभी आराम करो, मैं शाम को तुम्हें खाने के लिए बुलाने आऊंगा। शियाओवू ने खुशी से सिर हिलाया और तुम अपने बगल वाले कमरे में चले गए। इसी बीच सोतो शहर के बाहर
प्रसिद्ध श्रेक एकेडमी के दरवाजे पर कुछ अनजाने लोग लाइन में खड़े थे। वे एकेडमी की झूठी शोहरत सुनकर आए थे, लेकिन बिना वापस मिलने वाली फॉर्म फीस देने के बाद दाई मुबाई द्वारा डराए जाने पर घबरा कर भाग रहे थे। एकेडमी के गेट पर एडमिशन ले रहे टीचर ली यूसोंग ने जब सिर्फ दाई मुबाई को वहां खड़े देखा तो अपनी भवें चढ़ाकर पूछा कि मुबाई, सिर्फ तुम ही यहां खड़े हो? तांग सान कहाँ है? दाई मुबाई ने लापरवाही से जवाब दिया कि तांग सान अभी भी अपने उन अजीब हथियार और तीरों के साथ व्यस्त है। तभी दाई मुबाई की नज़र एडमिशन की लाइन में खड़ी एक बेहद खूबसूरत और आकर्षक लड़की पर पड़ी। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक आ गई और वो बुदबुदाया कि वाह, क्या कमाल की लड़की है। दाई मुबाई खुद को लड़कियों का पार्क ही मानता था, लेकिन इतनी कम उम्र में इतना निखरा और सुडौल शरीर उसने पहली बार देखा था। आगे चलकर तो ये लड़की और भी खूबसूरत बनने वाली थी। वो तुरंत खुद आगे बढ़ा और मुस्कुराकर बोला कि हेलो सुंदर लड़की, मेरा नाम दाई मुबाई है। मैं श्रेक एकेडमी का सीनियर छात्र हूँ। तुम भी यहाँ एडमिशन लेने आई हो? लाइन में खड़ी झूं झुचिंग ने उस पर एक ठंडी नजर डाली और उसे पूरी तरह नजरअंदाज कर दिया। खुद को इस तरह इग्नोर होता देखकर दाई मुबाई के माथे पर सिलवटें पड़ गईं और उसकी आंखों में खींच आ गई। वो सोतो शहर की रंगीन गलियों का शहजादा माना जाता था। अपने हैंडसम चेहरे और पैसों के दम पर उसने न जाने कितनी लड़कियों और औरतों को अपने जाल में फंसाया था। लेकिन आज इस लड़की ने उसे घास तक नहीं डाली। जो चीज आसानी से नहीं मिलती, उसकी चाहत और बढ़ जाती है। दाई मुबाई की दिलचस्पी झू झुचिंग में और बढ़ गई। उसे लगा कि जो लड़कियां ऊपर से इतनी बर्फीली और ठंडी दिखती हैं, वे अंदर से उतनी ही ज्यादा उग्र और अलग होती हैं। दाई मुबाई के होंठों पर एक कुटिल मुस्कान आ गई। वो इस बर्फ की चट्टान को पिघलाने का मन बना चुका था। दाई मुबाई की नजरों में छुपी हवस और गंदगी को ताड़कर झू झुचिंग की भवें तन गईं और उसके मन में घिन भर गई। असल में श्रेक एकेडमी आने से पहले उसने सोतो शहर में रहकर कई सालों तक दाई मुबाई पर नजर रखी थी। दाई मुबाई की सारी करतूतें, उसका रोज शराब पीना, वेश्याओं के पास जाना और लड़कियों के साथ अय्याशी करना, सब झू झुचिंग अपनी आंखों से देख चुकी थी। वो ये देखकर बुरी तरह टूट चुकी थी। जिस इंसान की तलाश में उसने अपने परिवार के कातिलों का सामना किया, अपनी जान जोखिम में डाली, वो इतना गिरा हुआ इंसान निकलेगा, उसने कभी नहीं सोचा था। लेकिन अपने परिवार और स्टार लुओ साम्राज्य के कठोर नियमों का ख्याल आते ही उसने अपने निचले होंठ को कसकर दबाया। उसने मन ही मन कहा कि नहीं, मैं इतनी आसानी से हार नहीं मान सकती। दाई मुबाई, मुझे देखना है कि तुम सच में इतने गिर चुके हो या सिर्फ नाटक कर रहे हो। अपने परिवार से भागने के बाद से ही उसके पास पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं बचा था। अकेले उसकी ताकत इतनी नहीं थी कि वो अपनी बहन और परिवार के नियमों से लड़ सके। उसे दाई मुबाई की ताकत की जरूरत थी, ताकि वे दोनों मिलकर अपने परिवार और साम्राज्य के खूनी नियमों का मुकाबला कर सकें। झू झुचिंग ने दूर जाते दाई मुबाई की पीठ को देखा। उसके कंधों पर भारी दबाव था, लेकिन चाहे कितना भी दर्द क्यों न सहना पड़े, वो अपनी आज़ादी के लिए लड़ेगी। वो अपनी दूसरी बहन की तरह कठपुतली बनकर अपनी आज़ादी नहीं खोना चाहती थी। अगली सुबह तुम जल्दी सोकर उठे और तुमने शियाओ वू के कमरे का दरवाज़ा खटखटाया। कुछ ही देर में दरवाज़ा खुला। शियाओ वू के बाल बिखरे हुए थे, उसकी आंखें नींद से भारी थीं और वो आंखें मलते हुए लड़खड़ाती हुई खड़ी थीं। वो पूरी तरह सोकर भी नहीं जागी थी। उसने नाइट गाउन पहना हुआ था, जिससे उसकी सफ़ेद और गुलाबी त्वचा और हाथीदांत जैसी चमकती सुडौल टांगें साफ दिख रही थीं। तुमने हल्का सा सिर हिलाया और कमरे के अंदर जाकर दरवाज़ा बंद कर दिया। तुमने उस नींद में झूलती शियाओ वू का हाथ थामा और उसे ड्रेसिंग टेबल के सामने बैठा दिया। अपनी ड्रैगन रिंग से तुमने चंदन की लकड़ी की एक कंघी निकाली और बेहद कोमलता से उसके बालों को संवारने लगे। कुछ ही देर में तुमने उसके लंबे काले बालों की एक सुंदर सी चोटी बना दी। तुमने उसे कपड़े और उसकी स्टॉकिंग्स पहनने में मदद की। जब सब ठीक हो गया, तब जाकर शियाओ वू पूरी तरह से जागी। शीशे में खुद को इतना सुंदर और तैयार देखकर उसने मुड़कर तुम्हारे गाल पर एक मीठी सी पप्पी दी और मुस्कुराकर बोली कि जब तुम मेरे पास होते हो तो मुझे खुद से कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। तुमने उसकी नाक को उंगली से हल्का सा दबाया और बोले कि चलो अब जल्दी से फ्रेश हो जाओ। नाश्ता करने के बाद हमें ट्यान्डो रॉयल एकेडमी में रिपोर्ट करने जाना है। शियाओ वू ने मासूमियत से सिर हिलाया और बाथरूम की तरफ चली गई। होटल में शानदार नाश्ता करने के बाद तुम दोनों ने कोई गाड़ी नहीं ली और पैदल ही शहर से बाहर ट्यान्डो रॉयल एकेडमी की तरफ चल दिए। शहर के बाहर बनी हरी भरी सड़क पर शियाओ वू तुम्हारी बगल में चल रही थी। उसके चेहरे पर जिज्ञासा थी। उसने पूछा कि चेन, ये ट्यान्डो रॉयल एकेडमी शहर के अंदर क्यों नहीं है? इसे शहर के बाहर इतने दूर क्यों बनाया गया है? तुमने धैर्य से समझाया कि शांत माहौल में शूलिंग करने से सोल पावर तेजी से बढ़ती है। मार्शल सोल सिर्फ ध्यान लगाने से मजबूत नहीं होता, बल्कि अगर सोल मास्टर अपने मार्शल सोल के अनुकूल माहौल में रहे तो उसकी तरक्की की रफ्तार दोगुनी हो जाती है।
इसीलिए ज्यादातर बड़ी और उच्च स्तरीय सोल एकेडमी शहर के शोर शराबे से दूर बनाई जाती हैं। शियाओ वू ने इसे समझकर सिर हिलाया। वैसे भी उसे किसी विशेष माहौल की जरूरत नहीं थी। उसे बस तुम्हारे पास रहना था। तुम्हारे पास रहकर तुम्हारी ऊर्जा को सोखना और तुम्हारे साथ आगे बढ़ना ही एक इंसान बनी सोल बीस्ट के शूलिंग का सबसे बेहतरीन तरीका था। लगभग आधे घंटे की पैदल यात्रा के बाद तुम दोनों टियांडो रॉयल एकेडमी के सामने पहुंच गए। यहाँ का नज़ारा सचमुच किसी जादुई दुनिया जैसा था। सुबह की ताज़ा धूप में पहाड़ों के नीचे फैली झील, चारों तरफ फैले अनोखे पेड़ पौधे और 1,000 मीटर ऊंचा विशाल पहाड़, सब मिलकर इसे एक सपनों की दुनिया जैसा बना रहे थे। ये जगह टियांडो शहर से 20 किलोमीटर से भी कम दूरी पर थी और इतनी शांत थी कि शियाओ वू का मन खुश हो गया। पहाड़ के नीचे एकेडमी का एक एडमिशन टीचर पहले से इंतजार कर रहा था। तुम दोनों ने अपना स्पेशल एडमिशन लेटर दिखाया। टीचर ने डिटेल्स चेक की और आदर के साथ तुम दोनों को पहाड़ के ऊपर ले जाने लगा। पहाड़ पर चढ़ते हुए एकेडमी की भव्यता का असली अंदाजा हुआ। ऊपर जाने वाली सीढ़ियां कीमती सफ़ेद संगमरमर से बनी थीं, जिन पर अलग अलग सोल बीस्ट की बेहद बारीक नक्काशियां उकेरी गई थीं। सुबह की धूप जब पेड़ों से छन कर उन सीढ़ियों पर पड़ती तो नज़ारा अद्भुत लगता था। ताज़ा हवा में सांस लेते हुए ऐसा लगता था मानो तुम किसी जंगल के साम्राज्य में आ गए हो। शियाओ वू को यह माहौल सबसे ज्यादा पसंद आ रहा था क्योंकि वो खुद स्टार डॉ जंगल में पली बड़ी थी। वहीं तुम्हारा मार्शल सोल थंडर फ्लेम भी एक पौधा प्रजाति का था, इसलिए इस हरे भरे माहौल में तुम्हारी सोल पावर भी अपने आप हिलने डुलने लगी थी। स्टार डॉ जंगल में भी तुम्हें ऐसा ही अनुभव हुआ था, लेकिन इस समय यह प्रभाव ज्यादा था क्योंकि 6 सालों की कड़ी मेहनत के बाद तुम अब 39वें लेवल के बैटल सोल ग्रैंड मास्टर बन चुके थे। ऊपर जाते हुए टीचर ली ने एकेडमी के बारे में बताना शुरू किया कि मुख्य कैंपस पहाड़ के बीचों बीच है। शूलिंग के लिए विशेष जगहें पहाड़ के ऊपर और झील के पास बनाई गई हैं। शियाओ वू ने उत्सुकता से पूछा कि ली टीचर, इस एकेडमी में कुल कितने छात्र हैं और यहाँ का सबसे ताकतवर छात्र कौन है? टीचर ली ने थोड़े दुख भरे स्वर में कहा कि एकेडमी में 500 से ज्यादा छात्र हैं, जिनमें से ज्यादातर साम्राज्य और आसपास के राज्यों के अमीर और शाही घरानों से आते हैं। यहाँ 50 से ज्यादा शिक्षक हैं। पढ़ाई की सुविधाएं तो बहुत हैं, लेकिन टीचर ली ने उदास होकर सिर हिलाया और आगे कहा कि समस्या ये है कि शाही परिवारों के छात्रों का स्तर दिन ब दिन गिरता जा रहा है। इसीलिए एकेडमी के बोर्ड ने तय किया कि तुम जैसे असाधारण और प्रतिभाशाली आम छात्रों को स्पेशल एडमिशन देकर यहाँ बुलाया जाए। बात करते करते तुम लोग पहाड़ के मध्य हिस्से में पहुंच गए। टियांडो रॉयल एकेडमी का मुख्य कैंपस बड़ी बड़ी आलीशान इमारतों से बना था, जो किसी किले जैसा दिखता था। बाहर की दीवारें 5 मीटर ऊंची थीं और पीले रंग से चमचमा रही थीं। छतों पर लगी चीनी मिट्टी की टाइलें धूप में जगमगा रही थीं। कैंपस के अंदर बहुत कम छात्र दिख रहे थे क्योंकि ज्यादातर लोग अपनी अपनी विशेष जगहों पर शूलिंग कर रहे थे। टीचर ली तुम दोनों को एक वीआईपी गेस्ट रूम में ले गए और एकेडमी के नियमों के बारे में बताने लगे कि यहाँ छात्रों को 3 श्रेणियों में बांटा गया है। 25वें लेवल से नीचे वाले छात्रों को ट्यानवेई क्लास में रखा जाता है। 25 से 30 के बीच वाले ट्यानजी क्लास में होते हैं और जो 30वें लेवल से ऊपर पहुंच जाते हैं उन्हें सबसे ऊंचे ट्यान्डो क्लास में जगह मिलती है। टीचरों का बंटवारा भी ऐसा ही है। 40वें लेवल से ऊपर के सोल मास्टर ही यहाँ पढ़ा सकते हैं। 40 से 50 के बीच वाले ट्यानवेई टीचर, 50 से 60 वाले ट्यानजी टीचर और 60 से ऊपर वाले ट्यान्डो टीचर कहलाते हैं। यह एकेडमी सीधे ट्यान्डो साम्राज्य के सम्राट के अधीन है, इसलिए यहाँ कोई एक मुख्य प्रिंसिपल नहीं होता। एकेडमी का पूरा कामकाज 3 वरिष्ठ अध्यापकों का बोर्ड संभालता है और वे तीनों ही 80वें लेवल से ऊपर के शक्तिशाली सॉल डॉलुओं हैं। एकेडमी में 3 सॉल डॉलुओं की मौजूदगी की बात सुनकर शियाओ वू का चेहरा पल भर के लिए पीला पड़ गया और उसकी आंखों में घबराहट तैर गई। उसकी इस घबराहट को महसूस करते ही तुमने तुरंत आगे बढ़कर उसका कोमल हाथ अपने हाथ में थाम लिया। तुम्हारी हथेली की गर्माहट ने शियाओ वू के डर को पल भर में गायब कर दिया और उसका दिल शांत हो गया। तुमने टीचर ली की तरफ देखा और पूछा कि ली टीचर, क्या इस एकेडमी में कोई टाइटल डॉलुओ भी है? टीचर ली ने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया कि टाइटल डॉलुओ स्तर के महायोद्धा स्वतंत्र होते हैं। हमारी एकेडमी भले ही शाही परिवार से जुड़ी है, लेकिन किसी टाइटल डॉलुओं को स्थायी रूप से यहाँ रोक कर रखना मुमकिन नहीं है। ये सुनकर शियाओ वू ने मन ही मन एक गहरी राहत की सांस ली। टीचर ली ने आगे कहा कि एकेडमी की बुनियादी बातें इतनी ही हैं। थोड़ी देर में एजुकेशन बोर्ड के सदस्य आकर तुम्हारा टेस्ट लेंगे। मुझे कुछ काम है, इसलिए मैं चलता हूँ। तुमने सिर हिलाकर उन्हें जाने दिया। जब टीचर ली चले गए तो शियाओ वू तुम्हारे सीने से चिपक गई और उसकी धीमी आवाज आई कि चेन, मुझे थोड़ा डर लग रहा है। तुमने प्यार से उसकी पीठ को सहलाया और उसकी आंखों में देखते हुए कहा कि घबराओ मत शियाओ वू, जब तक मैं तुम्हारे साथ हूं तुम्हें किसी से डरने की जरूरत नहीं है। कुछ ही देर बाद टियांडो रॉयल एकेडमी के मुख्य शिक्षा अधिकारी यानी चीफ कमिश्नर कमरे में दाखिल हुए। वे वही थे जिन्होंने तुम्हें और शियाओ वू को ये स्पेशल एडमिशन लेटर भेजा था।
उनका नाम मोंग शेंजी था। उन्होंने काले रंग का शानदार चोगा पहन रखा था। उनकी दाढ़ी और बाल बर्फ की तरह सफेद थे, लेकिन उनके चेहरे पर एक स्वस्थ लाली थी। उनका शरीर भले ही दुबला पतला था, लेकिन उनकी आंखों में एक अलग ही तेज और ऊर्जा थी। मोंग शेंजी के पीछे दो और शिक्षक चले आ रहे थे, एक अधेड़ उम्र के और दूसरे युवा। मोंग शेंजी को आते देख तुम और शियाओ वू भी शिष्टाचार से अपनी जगह से खड़े हो गए और उन्हें प्रणाम किया। मोंग शेंजी के चेहरे पर तुम दोनों को देखते ही गहरी प्रसन्नता छा गई। उन्होंने हाथ से बैठने का इशारा करते हुए कहा कि मोंग चेन, शियाओ वू, तुम दोनों आखिरकार आ ही गए। आराम से बैठो, कोई औपचारिकता की जरूरत नहीं है। मोंग शेंजी ने अपने साथ आए दोनों शिक्षकों का परिचय कराते हुए कहा कि ये हमारे टियांडो एडमिशन ऑफिस के हेड डायरेक्टर चेन हैं, और ये हैं टीचर शिनमिंग, जो 59वें लेवल के बैटल सोल किंग हैं। शिनमिंग! ये नाम सुनते ही तुम्हारी नजर उस सुंदर गठीले युवा पर टिक गई। उसकी उम्र 30 साल के आसपास थी और वो 59वें लेवल पर था, यानी अभी वो उस मुकाम पर नहीं पहुंचा था जहां मूल कहानी में उसे दिखाया गया था। लेकिन मोंग शेंजी का शिनमिंग को साथ लाना स्पष्ट इशारा कर रहा था कि वे शिनमिंग को तुम्हारा और शियाओ वू का पर्सनल मेंटोर बनाना चाहते थे। तुम्हारी भवें हल्की सी तन गई। ऐसा नहीं था कि तुम शिनमिंग का सम्मान नहीं करते थे। इसके विपरीत मूल कहानी में भी वो एक काबिल और नेक दिल इंसान था। लेकिन समस्या ये थी कि शिनमिंग मूल रूप से श्रेक एकेडमी का छात्र रह चुका था और आगे चलकर वो श्रेक के लिए टियांडो एकेडमी से बगावत करने वाला था। जैसा कि तुमने सोचा था, मोंग शेंजी ने शिनमिंग की तरफ इशारा करते हुए कहा कि मोंग चेन, शियाओ वू, आज से टीचर शिनमिंग तुम्हारे पर्सनल मेंटोर होंगे। भले ही ये उम्र में छोटे दिखते हैं, लेकिन ये एकेडमी की सबसे टॉप टियांडो क्लास को पढ़ाते हैं और इनके पास पढ़ाने का बहुत अच्छा अनुभव है। शिनमिंग ने तुम्हारी तरफ देखकर सिर हिलाया। वो भी उन दो छात्रों को देखने के लिए उत्सुक था जिन्हें खुद चीफ कमिश्नर ने सम्राट श्वे से बात करके विशेष तौर पर एकेडमी में बुलाया था। वो देखना चाहता था कि आखिर उनमें ऐसा क्या टैलेंट था। उनकी बात सुनकर तुमने धीरे से अपना सिर हिलाया और कहा कि मोंग चीफ, मुझे माफ कीजिएगा। मेरी बात शायद थोड़ी सख्त लगे और मैं टीचर शिनमिंग का कोई अनादर नहीं कर रहा हूं, लेकिन मुझे और शियाओ वू को किसी पर्सनल मेंटोर की जरूरत नहीं है। हम दोनों के अपने गुरु हैं। हम यहाँ टियांडो एकेडमी में किसी टीचर से सीखने नहीं, बल्कि सिर्फ यहाँ के बेहतरीन माहौल में अभ्यास करने आए हैं। इसके अलावा टीचर शिनमिंग पहले से ही कई छात्रों को पढ़ा रहे हैं। अगर हम दोनों बीच में जुड़ेंगे तो उनके पढ़ाने का पूरा शेड्यूल बिगड़ जाएगा, जिसका नुकसान बाकी छात्रों को भी होगा। मोंग शेंजी हैरान रह गए। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि तुम इतने सीधे शब्दों में मना कर दोगे। शिनमिंग ने तुम्हारी बात सुनी तो उसे लगा कि तुम बिल्कुल सही कह रहे थे। एक इंसान की क्षमता की भी सीमा होती है। वो इस समय यू त्यानहेंगी और बाकी मुख्य टीम को ट्रेनिंग दे रहा था। अगर अचानक दो नए छात्रों को उसमें डाला जाता तो न सिर्फ उनकी ट्यूनिंग बिगड़ती, बल्कि पूरे ट्रेनिंग प्लान को दोबारा बनाना पड़ता, जिससे किसी का भी फायदा नहीं होता। शिनमिंग ने आगे बढ़कर कहा कि मोंग चीफ, मुझे लगता है कि मोंग चेन बिल्कुल सही कह रहे हैं। त्यानहेंगी और बाकी बच्चे एक पूरी टीम बन चुके हैं। अगर अब हम जबरदस्ती इन दोनों को उस टीम में डालेंगे तो टीम का तालमेल टूट जाएगा। और वैसे भी जब इनके पास पहले से गुरु हैं और ये सिर्फ अच्छे माहौल के लिए यहाँ आए हैं, तो इन्हें सामान्य छात्रों की तरह ही रहने दिया जाए। मोंग शेंजी ने दोनों की बातें सुनकर समझदारी में सिर हिलाया और कहा कि लगता है मैंने जल्दबाजी में सही से ध्यान नहीं दिया। ठीक है, फिर साधारण प्रक्रिया के तहत ही एडमिशन का काम पूरा करते हैं। टीचर शिनमिंग, आपको बिना वजह यहां तक आना पड़ा। शिनमिंग ने मुस्कुराते हुए कहा कि चीफ, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं भी देखना चाहता था कि हमारे स्पेशल छात्रों का स्तर त्यानहेंगी और बाकी बच्चों से कितना अलग है। उसने तुम्हारी तरफ एक तारीफ भरी नजर से देखा। इसके बाद मोंग शेंजी ने डायरेक्टर चेन को तुम्हारा और शियाओ वू का एडमिशन टेस्ट लेने को कहा। हालांकि वे तुम्हारी ताकत जानते थे, फिर भी कागजी प्रक्रिया पूरी करना जरूरी था। डायरेक्टर चेन ने तुम दोनों की तरफ देखा और कहा कि आप दोनों कृपया अपने अपने मार्शल सोल प्रकट करें और अपनी सोल पावर का लेवल बताएं। तुमने आगे बढ़ते हुए कहा कि मैं पहले दिखाता हूं। अगले ही पल कड़कड़ाती बिजली की आवाज के साथ तुम्हारा मार्शल सोल थंडर फ्लेम प्रकट हो गया। 6 साल पहले की तुलना में वो बेल अब किसी विशाल अजगर की तरह मोटी और ताकतवर हो चुकी थी। गहरे बैंगनी रंग की बेल पर हल्के सुनहरे रंग की बिजलियां लहरा रही थीं। उससे निकलने वाली बैंगनी और 5 रंगों की रोशनी पूरे कमरे में फैल गई। बिजली की भयानक गड़गड़ाहट और विनाशकारी दबाव ने पूरे वीआईपी रूम को अपने आगोश में ले लिया। लेकिन जिस चीज ने डायरेक्टर चेन और शिनमिंग की आंखें फटी की फटी छोड़ दी, वो था तुम्हारा सोल रिंग कॉन्फ़िगरेशन। दो बैंगनी और एक भयंकर काली सोल रिंग तुम्हारे पैरों के पास घूम रही थी। 2000 साल पुरानी और एक 10,000 साल पुरानी सोल रिंग। उनसे निकलने वाला दबाव किसी आम सोल एक्सपर्ट से कहीं ज्यादा खौफनाक था। तुमने अपना परिचय देते हुए कहा कि मोंग चेन, मार्शल सोल थंडर फ्लेम, 39वां लेवल, बैटल सोल मास्टर। मोंग शेंजी की आंखें चौड़ी हो गईं।
39वां लेवल! ये लड़का पहले से भी कहीं ज्यादा ताकतवर हो चुका था। शिनमिंग उस एक 10,000 साल वाली काली रिंग और दो बैंगनी रिंग्स को देखकर दंग रह गया। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि कोई इंसान इस उम्र में ऐसी सोल रिंग्स कैसे ले सकता है। ये सचमुच एक मॉन्स्टर था। उसे अचानक अपनी पुरानी एकेडमी श्रेक का ख्याल आया, लेकिन उसे लगा कि श्रेक भी ऐसा मॉन्स्टर कभी तैयार नहीं कर सकती थी। शियावू ने उन लोगों को शौक में देखकर अपना मुंह ढककर हल्की सी हंसी हंस दी। जब भी तुम अपनी सोल रिंग्स निकालते थे, सामने वाले की बोलती बंद हो जाती थी। डायरेक्टर चेन ने होश में आते ही तुम्हारी डिटेल्स कागज पर लिखी और ठंडी सांस लेते हुए कहा कि 2000 साल की और एक 10,000 साल की सोल रिंग। मॉन्ग चेन, तुम्हारी ये ताकत सचमुच होश उड़ाने वाली है। मैंने अपनी पूरी जिंदगी में ऐसा चमत्कार कभी नहीं देखा। तुमने नम्रता से कहा कि यह बस किस्मत का खेल था। यह कोई पूरी तरह झूठ भी नहीं था। तुम्हारी दूसरी सोल रिंग 4000 साल पुरानी एक म्यूटेटेड सिल्वर वाइन से मिली थी, जबकि तीसरी सोल रिंग तुम्हें शियाओ वू की मदद से मिली थी। वो एक विशेष 5 एलिमेंट्स बीस्ट था। आम सोल बीस्ट्स में एक ही एलिमेंट होता है, लेकिन उस बीस्ट में पांचों एलिमेंट्स थे। जब तुमने उसे मारा, तब उसकी उम्र 9,999 साल थी, यानी वो 10,000 साल के बिल्कुल करीब था। इसी वजह से जब तुमने उसे एब्जॉर्ब किया, तो वो चमत्कारिक रूप से 10,000 साल की काली रिंग में बदल गया। ये सचमुच एक अद्भुत इत्तेफाक था। इसके बाद शियाओ वू ने भी अपना मार्शल सोल प्रकट किया। उसकी सोल पावर भी 39वें लेवल पर थी, और उसके पास दो पीली और एक बैंगनी सोल रिंग थी। हालांकि उसका कॉन्फ़िगरेशन तुम्हारे जितना खौफनाक नहीं था, फिर भी उसकी 39वें लेवल की ताकत देखकर मोंग शेनजी और शिनमिंग दोबारा चौंक गए। शिनमिंग को तुरंत अपनी टीम के लीडर यू त्यानहेंगी की याद आई। त्यानहेंगी और उसकी टीम में सभी के पास तीन तीन पीली रिंग्स थीं, लेकिन उनकी उम्र तुम दोनों से 6-7 साल बड़ी थी। और फिर भी त्यानहेंगे पिछले महीने ही मुश्किल से 38वें लेवल पर पहुंचा था, यानी उम्र और लेवल दोनों में तुम दोनों उससे आगे थे। डायरेक्टर चेन ने तुरंत फॉर्म भरा और मुस्कुराते हुए कहा कि मोंग चेन, शियाओ वू, भले ही आप दोनों ने आज ही एडमिशन लिया है, लेकिन आपकी काबिलियत को देखते हुए एकेडमी आपको सीधे सबसे टॉप यानी टियांडो क्लास में प्रमोट करती है। इसके अलावा एकेडमी की तरफ से आपको हर महीने 100 गोल्ड सोल कॉइन्स का वजीफा भी मिलेगा। अगर सब ठीक है तो यहाँ साइन कर दीजिए। तुम दोनों ने फॉर्म लिया और अपने अपने साइन कर दिए। मोंग शेनजी ने खड़े होकर तुम दोनों को बधाई दी कि टियांडो रॉयल एकेडमी में आपका स्वागत है। मुझे उम्मीद है कि यहाँ आपका समय बहुत अच्छा और कामयाब रहेगा। एडमिशन के बाद मोंग शेनजी के कहने पर डायरेक्टर चेन तुम्हें तुम्हारे रहने की जगह दिखाने ले गए। टियांडो क्लास के खास छात्रों के लिए कोई आम हॉस्टल नहीं था, बल्कि दो लोगों के रहने के लिए एक एक सुंदर 2 मंजिला विला बना हुआ था। डायरेक्टर चेन ने तुम्हें और शियाओ वू को एक ही विला में ठहरा दिया और इस महीने का 100 गोल्ड सोल कॉइन्स का अलाउंस भी तुम्हें दे दिया। दूसरी तरफ शिनमिंग अपनी क्लास में वापस लौट आया। क्लास के अंदर दुगुयान और ये लिंगलिंग बातें कर रही थीं कि टियांडो शहर की किस दुकान में नया मेकअप का सामान आया है। यूफैंग बीच बीच में अपनी बात जोड़ रहा था। यू त्यानहेंगी और ओस्लो आपस में प्रैक्टिस फाइट कर रहे थे, जबकि शी ब्रदर्स हाथ बांधकर मैच देख रहे थे। शिनमिंग को अंदर आते देख यूफैंग सबसे पहले दौड़कर उसके पास गया और उत्सुकता से पूछा कि टीचर शिनमिंग, चीफ कमिश्नर ने आपको किस काम के लिए बुलाया था। यू त्यानहेंगी और ओस्लो ने भी अपनी फाइट रोक दी और शिनमिंग की तरफ देखने लगे। शिनमिंग ने कहा कि चीफ कमिश्नर मुझे 2 नए स्पेशल एडमिशन वाले छात्रों से मिलाने ले गए थे। वे चाहते थे कि मैं उनका पर्सनल मेंटोर बनूं। ये सुनते ही सबके चेहरे पर अलग अलग भाव आ गए। किसी के चेहरे पर हैरानी थी, तो किसी के चेहरे पर घमंड और नफरत। दुगुयान ने मुंह बनाकर कहा कि चीफ कमिश्नर भी ना किसी को भी उठाकर हमारी एकेडमी में डाल देते हैं। क्या वे भूल गए हैं कि हमारी टीम किस लेवल की है? हम सब सोल ग्रैंड मास्टर हैं, एकेडमी की सबसे बेस्ट टीम है और आने वाले सोल मास्टर टूर्नामेंट के मुख्य दावेदार हैं। हमने 1 साल मेहनत करके अपनी टीम का तालमेल बनाया है। अगर कोई भी फालतू बंदा बीच में आ गया तो हमारी पूरी मेहनत बेकार हो जाएगी। यू त्यानहेंग ने दुगु यान की हाँ में हाँ मिलाते हुए कहा कि यान बिल्कुल सही कह रही है। टीचर शिनमिंग, हम सब टियांडो क्लास के टॉप स्टूडेंट्स हैं। भले ही वे स्पेशल एडमिशन वाले हों, लेकिन वे हमसे ज्यादा ताकतवर थोड़े ही हो सकते हैं। ऐसे लोगों को टीम में शामिल करना सिर्फ खुद को पीछे धकेलना होगा। यूफैंग ने भी सिर हिलाया कि हाँ टीचर, आप बिल्कुल मना कर दीजिए। मैं अब और रात रात भर जाकर नए डेटा नहीं पढ़ना चाहता। ये लिंगलिंग शांत बैठी रही। उसकी ठंडी आंखों से लग रहा था जैसे उसे इस बात से कोई फर्क ही नहीं पड़ता कि टीम में कौन आ रहा है और कौन जा रहा है। शिनमिंग ने इन सबको इतना भड़का हुआ देखकर एक जोरदार ठहाका लगाया और कहा कि हा 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 हा, तुम सब फालतू में परेशान हो रहे हो। उन दोनों नए छात्रों को मेरी क्लास में नहीं डाला गया है। उन्होंने खुद ही मेरा मेंटोर बनने का ऑफर ठुकरा दिया। ये सुनकर यूफैंग ने राहत की सांस ली। दुगुयान के चेहरे पर एक घमंड भरी मुस्कान आ गई और वो बोली कि चलो अच्छा है, कम से कम उन दोनों में इतनी अकल तो थी कि वे अपनी औकात जानते थे। उन्हें पता होगा कि यहाँ आकर वे सिर्फ बेइज्जत होंगे। उसे लगा कि वे स्पेशल एडमिशन वाले छात्र किसी बड़े रईस या शाही घराने के बिगड़े हुए बच्चे होंगे,
जिन्हें सिफारिश पर यहां भेजा गया होगा। शिनमिंग ने जब देखा कि दुगुयान और बाकी सब उन स्पेशल छात्रों को इतना घटिया समझ रहे हैं, तो उसने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया और कहा कि यान, इस बार तुम्हारा अंदाजा पूरी तरह गलत है। उन्होंने मेरा मेंटोर बनने का ऑफर इसलिए नहीं ठुकराया क्योंकि वे कमजोर हैं, बल्कि इसलिए ठुकराया क्योंकि वे सचमुच डरावने मॉन्स्टर्स हैं। उन्हें मेरी या किसी और की ट्रेनिंग की कोई जरूरत ही नहीं है। सब लोग ये सुनकर दंग रह गए। उन्होंने पहली बार टीचर शिनमिंग के मुंह से किसी दूसरे छात्र के लिए इतनी बड़ी तारीफ सुनी थी। यूफैंग ने कहा कि टीचर, आप जरूर मजाक कर रहे हैं। सिर्फ स्पेशल एडमिशन पाने वाले बच्चे इतने ताकतवर कैसे हो सकते हैं? दुगु यान और यू तियानहेंगी को भी लगा कि शिनमिंग बात को बढ़ा चढ़ाकर बता रहा है। शिनमिंग ने एक गहरी सांस ली और कहा कि मुझे पता है कि तुम लोग रईस घरानों के बच्चों को पसंद नहीं करते, लेकिन ये दोनों वैसे नहीं हैं। चीफ कमिश्नर ने खुद सम्राट श्वे से बात करके इन्हें खास तौर पर बुलाया है। ये किसी अमीर खानदान के नहीं हैं, बल्कि आम बैकग्राउंड से हैं। और सबसे डरावनी बात यह है कि ये उम्र में तुम लोगों से 6-7 साल छोटे हैं, लेकिन इनकी सोल पावर 39वें लेवल पे है। क्या? टीचर, आपने क्या कहा? जरा फिर से बोलिए, उनकी सोल पावर कितनी है? दुगु यान का चेहरा फक पड़ गया। उसे अपनी ही बातों पर यकीन नहीं हो रहा था। उससे 6 साल छोटे बच्चे 39वें लेवल पर कैसे हो सकते थे? यू त्यानहेंगी और ओस्लो के भी होश उड़ गए। शिनमिंग ने टेबल पर उन दोनों के एडमिशन फॉर्म रख दिए और कहा कि ये देखो, ये उनकी डिटेल्स हैं। लड़के का नाम मोंगचेन है और लड़की का नाम शियाओवू। दोनों का जन्मजात सोल पावर फुल लेवल 10 पर था। लड़का म्यूटेटेड मार्शल सोल वाला है और उसका सोल रिंग कॉन्फ़िगरेशन 2 बैंगनी और एक काली रिंग है। वो 39वें लेवल का सोल ग्रैंड मास्टर है। 2 बैंगनी और एक काली रिंग, ये कैसा राक्षस है? दुगुयान ने फॉर्म पढ़ते ही चीखते हुए कहा। जब उसने मोंगचेन नाम सुना, तो कोने में शांत बैठी ये लिंगलिंग के चेहरे के भाव अचानक बदल गए। वो तुरंत उठकर दुगुयान के पास आई और कागज पर लिखे नाम को ध्यान से देखने लगी। यू त्यानहेंगी और बाकी सब भी फॉर्म देखकर सन्न रह गए। बिना किसी बड़े खानदान के दम पर सिर्फ अपनी प्रतिभा से ट्यांडो एकेडमी में जगह बनाना और ऐसा रिंग कॉन्फ़िगरेशन रखना किसी इंसान के वश की बात नहीं लग रही थी। शिनमिंग ने यह लिंगलिंग को इतना बेचैन देखकर पूछा कि लिंगलिंग, क्या तुम इस मोंगचेन को जानती हो? दुगुयान और बाकी सबने भी ये लिंगलिंग की तरफ देखा। ये लिंगलिंग ने अपनी ठंडी सुरीली आवाज में कहा कि मुझे पूरा यकीन नहीं है कि ये वही इंसान है या नहीं, लेकिन 6 साल पहले मैं जिस लड़के से मिली थी, उसका सोल पावर भी जन्म से फुल था। शायद ये वही हो सकता है। उसके दिमाग में 6 साल पुरानी वो मुलाकात ताज़ा हो गई। उस लड़के ने ट्यांडो शहर आने का वादा किया था, लेकिन 6 सालों तक उसकी कोई खबर नहीं आई थी। उसने फिर से कागज पर लिखा, मोंगचेन नाम देखा। उम्र और जन्मजात ताकत देखकर उसे यकीन हो गया कि यह स्पेशल छात्र वही मोंगचेन था। यू त्यानहिंग ने एक गहरी सांस ली और कहा कि 2 बैंगनी और एक काली रिंग, और उम्र में हमसे इतना छोटा होकर भी 39वां लेवल। चीफ कमिश्नर, आखिरकार ऐसे राक्षसों को कहां से ढूंढ कर लाए हैं? हालांकि यू त्यानहिंग के मन में एक चुनौती की आग जल उठी थी। वो लैंड ड्रैगन, ब्लू लाइटनिंग टायरेंट ड्रैगन फैमिली का वॉरिस था, जो दुनिया का सबसे ताकतवर बीस्ट मार्शल सोल माना जाता था। भले ही मोंगचेन की सोल रिंग्स अनोखी थीं और उसका लेवल उससे 1 पॉइंट ज्यादा था, लेकिन एक ड्रैगन वॉरियर कभी किसी से पीछे नहीं हटता। ताकतवर के सामने झुकना उसके खून में नहीं था। मोंगचेन! दुगुयान ने अपने हाथ में पकड़े एडमिशन फॉर्म को देखा। उसकी जहरीली हरी आंखों में उस रहस्यमयी लड़के से मिलने की एक अजीब सी तड़प और उत्सुकता आ गई। दूसरी तरफ श्रेक एकेडमी में एडमिशन का काम पूरा हो चुका था। झू झुचिंग और निंग रोंगरोंग ने एक दूसरे की मदद से आखिरी टेस्ट पास कर लिया था। दाई मुबाई के पास आकर ओस्कार ने उसके कंधे पर धक्का मारा और धीरे से हंसते हुए पूछा कि दाई भाई, क्या तुमने जानबूझकर अपनी पूरी ताकत इस्तेमाल नहीं की? वरना तुम उस झू झुचिंग को एक बार भी छू क्यों नहीं पाए? वो तो पूरी तरह बाजी मार गई और समय खत्म होने तक तुम्हें तरसाती रही। दाई मुबाई का चेहरा गुस्से से काला पड़ गया। उसने ओस्कार को एक घूरती हुई नजर से देखा और चुप रहने का इशारा किया। उसे खुद यकीन नहीं हो रहा था कि झू झुचिंग की स्पीड इतनी तेज थी। 7 ट्रेजर ग्लेज टाइल पैगोडा के सपोर्ट और अपनी फुर्ती के दम पर उसने दाई मुबाई को अपने पास तक भटकने नहीं दिया था। दाई मुबाई को लगा कि कल रात उसने जिन जुड़वां बहनों के साथ मजा किया था, उसी वजह से आज उसके शरीर में ताकत कम पड़ गई थी। उसने मन ही मन खुद को कोसा कि औरतें और शराब इंसान को बर्बाद कर देती हैं। आज से वो दाई मुबाई शराब को हाथ तक नहीं लगाएगा। अगली सुबह धूप खिलखिला रही थी और मौसम बेहद सुहाना था। तुम जल्दी ही सोकर उठ गए। फ्रेश होने और हाथ मुंह धोने के बाद तुम ऊपर गए और शियावू का दरवाजा खटखटाया। जल्द ही अंदर से शियावू की आधी नींद में डूबी हुई आवाज आई। हाँ, आज चेन, क्या हुआ? शियावू, मैं बाहर जा रहा हूँ, ट्यांडो शहर में एक बड़े बुजुर्ग से मिलने। हाँ, जल्दी वापस आना। कमरे के अंदर फिर से सन्नाटा छा गया। तुम मुस्कुरा दिए और उसे और परेशान नहीं किया।
तुम्हें इस बात की बिल्कुल चिंता नहीं थी कि उसकी पहचान उजागर हो जाएगी। टियान्डो शहर आने से पहले ही तुमने सोच लिया था कि शियाओ वू का सामना किसी टाइटल डॉलुओ से हो सकता है, जो उसके सोल बीस्ट वाले असली रूप को पहचान सकता है। इसीलिए तुमने ये शिशुई से मदद लेकर एक सोल टूल बनवाया था, जिसे वो हर वक्त पहने रहती थी, ताकि उसकी सोल बीस्ट वाली सांसें और महक पूरी तरह छिपी रहे। आधे घंटे से ज्यादा समय के बाद तुम ट्यान्डो शहर पहुंचे। तुम सबसे पहले ट्यान्डो ग्रैंड होटल गए, जहां डा हे को ठहराया गया था। एक सिल्वर सोल कॉइन का किराया चुकाने के बाद तुम डा हे को लेकर होटल से निकल गए। लगभग आधे घंटे तक गाड़ी चलाने के बाद तुम 6 साल पहले ये शिक्सन के दिए गए पते पर पहुंचे। हवेली के बाहर टंगे नेम प्लेट पर यह निवास लिखा हुआ था और दीवारों के किनारों पर बेगोनिया के फूलों की नक्काशी बनी हुई थी, जिससे तुम्हें यकीन हो गया कि तुम सही जगह पहुंचे हो। नीचे उतरने पर तुमने देखा कि हवेली के दरवाजे पर एक और बग्गी खड़ी थी। वो बग्गी कीमती पत्थरों और रत्नों से सजी हुई थी और उस पर पैगोडा की आकृतियां बनी हुई थीं, जो उसकी बेहद शाही और शानदार बनावट को दर्शा रही थीं। गार्ड अंकल ने जब एक और बग्गी को रुकते देखा तो वे तुरंत आगे आए। युवा सेठ, आप हमारे ये निवास में किस काम से आए हैं? मेरा नाम मोंग चेन है। मैं मैडम ये से मिलने आया हूँ। कृपया अंकल अंदर जाकर उन्हें खबर दे दीजिए। बस मेरा नाम बता दीजिएगा। गार्ड अंकल ने सिर हिलाया और तुरंत अंदर की तरफ भागे। उसी समय ये निवास के लिविंग रूम में ये शिक्सन मुख्य सीट पर बैठी हुई थी। उन्होंने सफेद रंग की सुंदर पोशाक पहन रखी थी और अपने नाजुक हाथों में हल्की भाप छोड़ती हुई गर्म चाय का कप थामे उसकी चुस्कियों का मजा ले रही थी। 6 साल बीत जाने के बाद भी उनकी सुंदरता वैसी ही थी। ढलते वक्त के साथ उनका निखार और भी गहरा हो गया था, जैसे कोई बेगोनिया का फूल अपने पूरे शबाब पर खिला हो। उनके व्यक्तित्व से एक परिपक्व और सम्मोहक आकर्षण झलक रहा था। उनके बाईं तरफ नीचे की ओर एक शालीन अधेड़ उम्र का आदमी और एक हैंडसम युवा बैठा हुआ था। वो अधेड़ उम्र का शख्स कोई और नहीं, बल्कि 7 ट्रेजर ग्लेज्ड टाइल सेट का मास्टर और दुनिया का नंबर 1 सपोर्ट सोल मास्टर निंग फैंगजी था। वो हरे रंग का कुर्ता पहने बेहद शालीन और सहज दिख रहा था। चाय का कप नीचे रखते हुए वो ये शिक्सन की तरफ देखकर धीमे से मुस्कुराया। मैडम, ये अगर हमारे दोनों परिवार एक रिश्ते में बंध जाते हैं तो ये दो शक्तिशाली घरानों का महामिलन होगा। क्या आप सचमुच इस पर दोबारा विचार नहीं करना चाहती? सेक्ट मास्टर निंग, आप मजाक कर रहे हैं। दुनिया जानती है कि सपोर्ट टाइप सोल मास्टर का साथी कभी सपोर्ट टाइप नहीं होता। वैसे भी लिंगलिंग अब बड़ी हो चुकी है और उसकी अपनी पसंद नापसंद है। मैं उसकी इच्छा का सम्मान करती हूँ, इसलिए इस शादी के प्रस्ताव को यहीं रहने दीजिए। ये शिक्सन के चेहरे पर भले ही हल्की मुस्कान थी, लेकिन उनकी आंखों में सतर्कता और दूरी साफ झलक रही थी। निंग फैंगजी हार मानने वालों में से नहीं था। वो अभी कुछ और कहने ही वाला था कि तभी गार्ड अंकल हड़बड़ी में अंदर चले आए, जिससे सबका ध्यान उनकी तरफ खिंच गया। मैडम, बाहर एक लड़का आपसे मिलने आया है। उसका कहना है कि उसका नाम मोंग चेन है। ये शिक्सन थोड़ी चौंकी। मोंग चेन, ये नाम कुछ जाना पहचाना लग रहा था। कुछ पल सोचने के बाद उन्हें अचानक याद आया कि मोंग चेन तो वही लड़का था जिससे वे 6 साल पहले मिली थी, जिसके पास जन्मजात फुल सोल पावर थी। वो लड़का आखिरकार उनसे मिलने आ ही गया था। जल्दी करो, उस बच्चे को सम्मान के साथ अंदर ले आओ। ये शिक्सन के चेहरे पर खुशी छा गई और वे इतनी उत्सुकता से खड़ी हुई कि देखने वाले देखते रह गए। गार्ड अंकल ने तुरंत सिर हिलाया और बाहर भागे। निंग फैंगजी उन्हें इस तरह बेताब होते देख मन ही मन हैरान हुआ। मोंग चेन, ये कौन है जिसने इस औरत को इतना बेचैन कर दिया? कुछ ही देर में गार्ड अंकल तुम्हें लेकर लिविंग रूम में पहुंचे। कमरे में मौजूद सभी लोगों की निगाहें तुम पर टिक गईं। तुम्हें एक कम उम्र लड़का देखकर निंग फैंगजी को थोड़ी हैरानी हुई। उसे लगा था कि शायद कोई छुपा हुआ ताकतवर इंसान आया होगा, लेकिन उसकी अपनी बेटी की उम्र के एक लड़के को देखकर ये शिक्सन का इस तरह खुश होना इशारा कर रहा था कि इस लड़के में जरूर कोई खास बात थी। निंग फैंगजी की आंखों में गहरी खोजबीन वाली नजर तैर गई। आंटी, ये इतने सालों बाद भी आपका रूप और अंदाज वैसा ही निखरा हुआ है। तुमने कमरे में मौजूद लोगों पर एक नजर डाली और फिर ये शिक्सन के ढले हुए खूबसूरत जिस्म की तरफ देखते हुए हाथ जोड़कर प्रणाम किया। ये शिक्सन तुम्हें देखकर मुस्कुराई और तुम्हें बैठने का इशारा किया। फिर निंग फैंगजी की तरफ देखते हुए उनकी मुस्कान गायब हो गई। सेक्ट मास्टर निंग, मैं आपके प्रस्ताव पर विचार कर सकती हूँ, लेकिन मुझे पहले अपनी बेटी की मर्जी पूछनी होगी। इसके अलावा हमारे ये परिवार की लड़कियां कभी विदा होकर दूसरे घर नहीं जाती। अगर आप सचमुच ये रिश्ता चाहते हैं तो आपके बेटे को हमारे घर का दामाद बनकर यहीं रहना होगा। ये शिक्सन निंग फैंगजी की चालों को अच्छी तरह समझती थी और वे 7 ट्रेजर ग्लेज्ड टाइल सेट से जरा भी नहीं डरती थी। पूरी दुनिया में न जाने कितने सोल मास्टर्स को उनके 9 स्टार बेगोनिया से नया जीवन मिला था, जिनमें सोल हॉल के बिशप और एल्डर्स तक शामिल थे। यहाँ तक कि स्वॉट डॉलुओ ने भी जवानी के दिनों में कई बार उनसे इलाज करवाया था और उनका एहसान माना था।
अगर निंग फैंगजी अपनी ताकत के दम पर दबाव बनाने की कोशिश करता तो उसे सबसे पहले स्वॉट डॉलुओं का सामना करना पड़ता। घर जमाई, हमारे सेवन ट्रेजर सेक्ट को नीचा दिखाने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? घर जमाई शब्द सुनते ही निंग फैंगजी के साथ आया युवा भड़क उठा। वो ये शिक्सन को घूरने लगा जैसे उसकी बहुत बड़ी बेइज्जती हो गई हो। जाहिर था कि वो निंग फैंगजी के उन कई बेटों में से एक था जिन्हें शादी के लिए चुना गया था। उस लड़के की बदतमीजी देखकर ये शिक्सन का चेहरा गंभीर हो गया। निंग फैंगजी ने तुरंत पीछे मुड़कर अपने 13वें बेटे को डांटा। युंगसियाओ, अपनी जबान पर लगाम रखो। निंग युंगसियाओ चिढ़कर बैठ गया। वो अपने सेक्ट में निंग रोंगरोंग के बाद सबसे प्रतिभाशाली माना जाता था। भले ही उसका मार्शल सोल सेवन ट्रेजर पैगोडा नहीं था, लेकिन वो एक टॉप लेवल बीस्ट मार्शल सोल रेड ड्रैगन का मालिक था। अभी वो महज 20 साल का था और 37वें लेवल का बैटल सोल मास्टर बन चुका था। वो ऐसे ही इस शादी के खिलाफ था और घर जमाई बनना तो उसके लिए सोच से भी परे था। सेक्ट मास्टर निंग, हमारा ये छोटा सा घर आपकी जैसी बड़ी हस्ती के लायक नहीं है। वैसे भी मेरे घर में मेहमान आए हैं तो मैं आपकी और खातिरदारी नहीं कर पाऊंगी। आप जा सकते हैं। ये शिक्सन की आवाज में बर्फ सी ठंडक आ गई। उन्होंने निंग फैंगजी को कोई भाव नहीं दिया। निंग फैंगजी के शांत चेहरे पर एक पल के लिए कड़वाहट आई, लेकिन उसने तुरंत खुद को संभाल लिया। जब मैडम के पास मेहमान हैं तो मैं और परेशान नहीं करूंगा, लेकिन शादी की बात पर दोबारा जरूर सोचिएगा। ये हम दोनों परिवारों के भले के लिए है। निंग फैंगजी खड़ा हुआ और जाने से पहले एक आखिरी बात कहकर निंग युंगसियाओ के साथ बाहर निकल गया। जाते जाते उसने तुम पर भी एक ठंडी नजर डाली, लेकिन तुमने उसकी तरफ कोई ध्यान नहीं दिया। हूं, ये निंग फैंगजी भी बाज नहीं आएगा। खुद को बहुत बड़ा समझता है। मेरे घर का दामाद बनने के लायक भी नहीं है ये। उन बाप बेटे के जाने के बाद ये शिक्सन ने गुस्से में कहा। तुमने सही वक्त देखकर कहा। आंटी, ये क्या आपकी बातें थोड़ी ज्यादा सख्त नहीं थी? अगर निंग फैंगजी चिढ़कर कोई उल्टा कदम उठा ले तो मुसीबत हो सकती है। ये शिक्सन के चेहरे पर भरोसा झलका। उन्होंने तुम्हें बेफिक्र रहने को कहा। आचेन, तुम निंग फैंगजी को नहीं जानते। वो अपनी साख और इज्जत का बहुत भूखा है। वो खुलेआम हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। और फिर हमारा ये परिवार भी इतना कमजोर नहीं है। दुनिया में न जाने कितने लोगों को हमारे 9 स्टार बेगोनिया से जिंदगी मिली है। यहां तक कि उनके सेक्ट के दोनों डॉलुओ भी हमारे एहसान तले दबे हैं। तुम मन ही मन मुस्कुराए। अगर ये एहसान सचमुच इतना काम आता तो मूल कहानी में आगे चलकर ये लिंगलिंग का कहीं अतापता क्यों नहीं होता? 9 स्टार बेगोनिया का वो जादुई इलाज कभी जंग के मैदान में दोबारा देखने को नहीं मिला था। ये शिक्सन ने निंग फैंगजी का जिक्र वहीं खत्म किया और तुम्हारी तरफ प्यार से देखा। 6 साल बाद तुम्हें देख रही हूं। तुम तो काफी बड़े और समझदार हो गए हो। अब तुम्हारी सोल पावर कितनी है? कहाँ पढ़ाई कर रहे हो? और इतने सालों तक अपनी आंटी ये से मिलने क्यों नहीं आए? एक साथ इतने सवाल सुनकर तुमने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। आंटी, ये मुझे गलत मत समझिएगा। मैं आना चाहता था लेकिन वक्त ही नहीं मिला। नोडिंग सिटी और टियांडो शहर के बीच बहुत दूरी है। आने जाने में ही 10-12 दिन निकल जाते हैं। मैं कल ही टियांडो रॉयल एकेडमी में एडमिशन लेने आया था। रात को रुकने के बाद आज सुबह उठते ही सबसे पहले आपसे मिलने चला आया। ये शिक्सन के मन में कोई शिकायत नहीं बची। तुम्हारा आना ही इस बात का सबूत था कि तुम उन्हें भूले नहीं थे। बहुत बढ़िया। आंटी तुमसे बिल्कुल नाराज नहीं है। वैसे मुझे जहां तक याद है तुम किसी रईस घराने से नहीं हो। फिर तुम्हें टियांडो रॉयल एकेडमी में दाखिला कैसे मिला? उन्हें उलझन थी क्योंकि वो एकेडमी सिर्फ बड़े घरानों के बच्चों को लेती थी। यहां तक कि वे खुद टियांडो साम्राज्य की मैकेविश और शाही डॉक्टर थीं। तब जाकर ये लिंगलिंग का एडमिशन हो पाया था। तुमने मुस्कुराते हुए कहा, मेरा स्पेशल एडमिशन हुआ है। स्पेशल एडमिशन? ये शिक्सन ने दोहराया। उनकी जानकारी के मुताबिक ऐसा दाखिला सिर्फ देश के लिए जान देने वाले वीरों के बच्चों को मिलता था। लेकिन अगर तुम्हें यह मौका मिला था तो तय था कि तुमने इन सालों में जबरदस्त तरक्की की थी। आचेन, तुम जन्मजात फुल सोल पावर वाले थे। इतने सालों में तो तुम पक्का सोल मास्टर बन चुके होगे। तुमने कुछ छिपाया नहीं। अगले ही पल 2 बैंगनी और एक गहरी काली सोल रिंग तुम्हारे चारों तरफ हवा में तैरने लगी। उनकी चमक और दबाव किसी भी आम सोल मास्टर की कल्पना से परे था। ये शिक्सन की आंखें फटी की फटी रह गईं। उनका भरा पूरा शरीर डर और अचरज से कांपने लगा। 2000 साल की और एक 10,000 साल की रिंग। आचेन, तुमने इन सालों में ऐसा क्या किया है? बस किस्मत का खेल था आंटी, किस्मत का खेल। तुम मुस्कुराए। उस खूबसूरत औरत को इस तरह हैरान और मुंह खोले देखते हुए न जाने क्यों तुम्हारे मन में आया कि अपने थंडर फ्लेम बेल से उनके इस खुले हुए मुंह को बंद कर दो। दूसरी तरफ सेवन ट्रेजर सीकर की बग्गी के अंदर चटाक एक जोरदार थप्पड़ की आवाज सन्नाटे को चीरती हुई गूंजी। निंग फैंगजी का हाथ निंग युंगसियाओ के गाल पर पड़ा था। थप्पड़ इतना तेज था कि उसका सिर एक तरफ झुक गया। गाल पर उंगलियों के लाल निशान उभर आए और होंठ के कोने से खून की बूंद टपक कर कालीन पर गिर गई। निकलने से पहले मैंने तुमसे क्या कहा था, सब भूल गए? तुम्हें बोलने की इजाजत किसने दी थी? और उस लहजे में बात करने की हिम्मत कैसे हुई?
क्या तुम्हारी नज़र में मेरी कोई इज्जत नहीं है? निंग फैंगजी की आवाज़ में खौफनाक गुस्सा था। अगर ये बेटा बाकी बेटों में सबसे होनहार न होता तो उसे सिर्फ एक थप्पड़ से माफ़ी नहीं मिलती। दामाद बनने में क्या बुराई थी? अगर तुम वहां रहते तो पूरा ये परिवार हमारे इशारों पर नाचता। लेकिन तुमने अपने बेवकूफाना रवैये से मेरा पूरा प्लान चौपट कर दिया। निंग फैंगजी अपनी भड़ास निकाल रहा था। वो तो उस शर्त को मानने ही वाला था, लेकिन इस नालायक बेटे ने सब बिगाड़ दिया। निंग यूंगसियाओ ने सिर झुका रखा था। उसके दिल में डर तो था, लेकिन साथ ही जलन और गुस्सा भी था। इतने भाई होने के बावजूद उसे ही किसी के घर का दामाद बनने के लिए क्यों भेजा जा रहा था? कुछ देर बाद निंग फैंगजी ने अपना गुस्सा काबू में किया और ठंडे स्वर में आखिरी फैसला सुनाया। ठीक है, अगर तुम दामाद बनकर नहीं रहना चाहते तो मत रहो, लेकिन अब तुम्हें ये लिंगलिंग को अपने प्यार के जाल में फंसाना होगा। उसे अपनी दुल्हन बनाकर इस घर में लाना होगा, चाहे इसके लिए तुम्हें साम, दाम, दंड, भेद कुछ भी क्यों ना अपनाना पड़े। अगर तुम ये नहीं कर पाए तो अंजाम भुगतने के लिए तैयार रहना। दोपहर के वक्त ये शिक्सिन ने तुम्हें खाने पर रोक लिया। तुम्हारी 39वें लेवल की ताकत और उन अनोखी सोल रिंग्स को देखने के बाद उनका बर्ताव तुम्हारे प्रति और भी ज्यादा स्नेहपूर्ण और गर्मजोशी से भरा हो गया था। चेन, तुम टियांडो रॉयल एकेडमी में पढ़ रहे हो। ये तो बहुत अच्छी बात है। तुम्हारी लिंगलिंग दीदी भी उसी एकेडमी में है। तुम नए आए हो। अगर तुम्हें वहां किसी चीज की जरूरत हो या कोई परेशानी आए तो बेझिझक लिंगलिंग के पास चले जाना। वो तुम्हारी पूरी मदद करेगी। ये शिक्सिन तुम्हारे बिल्कुल करीब बैठकर खाना परोस रही थीं और अपनी बेटी के बारे में बताए जा रही थीं। जब उनका सुडौल और निखरा हुआ शरीर तुम्हारे करीब आया तो बेगोनिया के फूलों जैसी एक भीनी भीनी खुशबू तुम्हारी सांसों में समा गई। तुम्हारे शरीर में अचानक एक अनजानी गर्मी और बेचैनी दौड़ने लगी। अच्छी बात यह रही कि तुमने तुरंत अपने सीने पर लटके हुए कोल्ड जेड सोल टूल को एक्टिवेट कर दिया। सीने से उठी एक बर्फीली ठंडक ने उस अंदरूनी गर्मी को शांत कर दिया, जिससे कोई गड़बड़ होने से बच गई। ये सब उस जड़ी बूटी के सेवन का असर था जो तुम सालों से ले रहे थे। वो शरीर को बेहद ताकतवर बनाती थी, लेकिन साथ ही मर्दाना गर्मी को बहुत तेजी से बढ़ा देती थी। आम आदमियों के लिए ये कामोत्तेजक की तरह काम करती थी। तुमने इसके इस्तेमाल से अपनी शारीरिक ताकत तो बढ़ा ली थी, लेकिन जैसे जैसे तुम्हारी उम्र बढ़ रही थी ये अंदरूनी गर्मी और बेकाबू होती जा रही थी। ये शिशुई ने बर्फीले इलाके से एक खास बर्फ मणि लाकर तुम्हें ये सोल टूल बनाकर दिया था ताकि ये गर्मी दब सके, लेकिन अब इसका असर भी धीरे धीरे कम पड़ने लगा था। तुमने अपने पास मौजूद उस सम्मोहक रूप को देखा और चुपचाप थोड़ा सा पीछे हटकर दूरी बना ली। अगर जरा सा भी संतुलन खो जाता तो ऐसा हादसा हो जाता जिसकी भरपाई करना मुश्किल हो जाता। आंटी, ये दरअसल आज मेरे आने का एक खास मकसद था। मुझे आपसे एक मदद चाहिए थी। तुमने खुद को संभालते हुए तुरंत अपनी बात रखी। ये शिक्सिन ने चम्मच नीचे रखा। क्या बात है? अगर मेरे बस में हुआ तो मैं जरूर मदद करूंगी। ज्यादा बड़ी बात नहीं है। मैंने सुना है कि आपको तरह तरह की जड़ी बूटियों और पेड़ पौधों का बहुत गहरा ज्ञान है। आपने यकीनन इस पर कई नोट्स और किताबें भी बनाई होंगी। मैं बस उन्हें कुछ दिनों के लिए पढ़ना चाहता था। तुम दरअसल आइस एंड फायर यिन यांग वेल के बारे में पूरी जानकारी चाहते थे। तुम्हें सिर्फ मूल कहानी में बताई गई गिनी चुनी जड़ी बूटियों का पता था। बाकी चीजों के बारे में तुम अनजान थे। ये परिवार पीढ़ियों से जड़ी बूटियों और दवाओं पर शोध करता आया था, इसलिए उनके पास इसकी पूरी जानकारी होना तय था। ये सुनकर ये शिक्सिन पहले तो थोड़ी चौंकी, फिर हल्का सा मुस्कुराई। मुझे लगा न जाने क्या बड़ी बात होगी। तुम यहीं रुको, मैं अभी लेकर आती हूँ। ये शिक्सिन उठी और अंदर चली गईं। उनके पीछे जाते हुए उनके आकर्षक फिगर को देखकर तुम्हारे दिमाग में एक बहका हुआ ख्याल आया, जिसे तुमने तुरंत अपने सिर को झटक कर दिमाग से बाहर निकाला। कुछ ही मिनटों बाद ये शिक्सिन किताबों का एक बड़ा पुलिंदा हाथों में उठाए वापस आई और तुम्हारे सामने रख दिया। चेन, ये हमारे ये परिवार की पीढ़ियों से जमा की गई जड़ी बूटियों की जानकारी है। डॉलवो महाद्वीप पर मिलने वाली लगभग हर जड़ी बूटी का जिक्र तुम्हें इसमें मिल जाएगा। भले ही मुझे नहीं पता कि तुम क्या ढूंढ रहे हो, लेकिन ये तुम्हारी मदद जरूर करेगा। पुरानी और नई किताबों के उस ढेर को देखकर तुम्हारी बाँछें खिल गईं। तुमने दिल से उनका शुक्रिया अदा किया। बहुत बहुत धन्यवाद आंटी। ये शिक्सिन ने प्यार से मुस्कुराते हुए कहा। मुझसे शुक्रिया कहने की कोई जरूरत नहीं है। अगर इसमें कुछ समझ न आए तो मुझसे बेझिझक पूछ लेना, मैं तुम्हें सब समझा दूंगी। ये परिवार की परंपरा बहुत पुरानी और गहरी थी। ये शिक्सिन जो किताबें लेकर आई थीं, वे उनकी पीढ़ी दर पीढ़ी की मेहनत और दिल का निचोड़ थीं। उनमें दर्ज जड़ी बूटियों की संख्या हजारों लाखों में थी और हर एक का विवरण इतना बारीक था कि उन्हें एक बार में बैठकर पढ़ना नामुमकिन था। तुमने उस ढेर की तरफ इशारा करते हुए बेहद सादगी और निष्ठा से कहा कि आंटी, ये किताबें तो इतनी ज्यादा हैं कि मैं इन्हें एक बार में नहीं पढ़ पाऊंगा। क्या मैं इन्हें अपने साथ एकेडमी ले जा सकता हूं ताकि धीरे धीरे पढ़ सकूं? मैं वादा करता हूं कि जैसे ही मेरा काम खत्म होगा मैं इन्हें सही सलामत वापस लौटा दूंगा। ये शिक्सिन मुस्कुरा दी और बोली कि बिल्कुल ले जा सकते हो। वैसे भी तुम्हारी लिंगलिंग दीदी ट्यांडो एकेडमी में ही है।
अगर पढ़ते वक्त तुम्हें कहीं कोई उलझन हो या कुछ समझ न आए तो तुम बेझिझक उससे भी पूछ सकते हो। जी आंटी, बहुत बहुत शुक्रिया, तुमने सिर हिलाते हुए कहा। तुमने अपनी रिंग में उन सभी किताबों को संभाल कर रख लिया। ये देखकर ये शिक्सन के चेहरे की खुशी और बढ़ गई। भले ही वे किताबें बेहद कीमती थीं, लेकिन अगर उनके जरिए ये परिवार और तुम्हारे बीच का रिश्ता और गहरा होता था तो उनकी नज़र में यह सौदा बहुत फायदे का था। उन्हें लगा कि इन किताबों के बहाने तुम बार बार उनसे या ये लिंगलिंग से मिलते रहोगे, और जब मेल जोल बढ़ेगा तो अपनापन भी अपने आप बढ़ जाएगा। कल को जब तुम एक ताकतवर टाइटल डॉलुओ बन जाओगे और ये परिवार के इस एहसान को याद रखोगे तो ये उनके पूरे परिवार के लिए एक अनमोल खजाना साबित होगा। ये सोचते ही ये शिक्सन का बर्ताव तुम्हारे प्रति और ज्यादा गर्मजोशी से भर गया। उनकी वो बेपनाह खूबसूरती और अपनापन देखकर तुम्हें मन ही मन लगा कि यहाँ रुकना अब तुम्हारे बस के बाहर हो रहा था। खाना खत्म होते ही तुम ज्यादा देर वहां नहीं रुके और एक बहाना बनाकर ये निवास से बाहर निकल आए। ये शिक्सन काफी देर तक तुम्हें दूर जाते हुए देखती रही। तुम्हारी तेज चाल में एक तरह से छिपकर भागने की जल्दी साफ झलक रही थी। उनके गुलाबी होठों पर एक शरारती और चंचल मुस्कान तैर गई। एक जवान होते लड़के की धड़कनों को कैसे काबू में किया जाता है, ये उनके लिए बाएं हाथ का खेल था। ये निवास से निकलने के बाद तुमने डा हे को हाँका और वापस टियांडो रॉयल एकेडमी की तरफ चल दिए। एकेडमी में सवारियों को रखने की अपनी एक अलग जगह थी, जिसका किराया 1 महीना का एक गोल्ड सोल कॉइन था। तुमने सीधे 1 साल की फीस जमा कर दी और देखभाल करने वाले को हिदायत दी कि डा हे का पूरा ध्यान रखा जाए। इतना वक्त बीत चुका था, तुम्हें लगा कि शियाओ वू अब तक सोकर उठ चुकी होगी। तुम संगमरमर की सीढ़ियां चढ़ते हुए वापस अपने हॉस्टल की तरफ बढ़ने लगे। रास्ते में तुम्हें इक्का दुक्का छात्र ही दिखाई दिए। ज्यादातर मामूली स्तर के छात्र थे, टॉप लेवल वाले तो ढूंढने से भी नहीं दिख रहे थे। सच बात तो ये थी कि टियांडो रॉयल एकेडमी के छात्रों का स्तर सचमुच काफी गिरा हुआ था। अगर इन्हें सोल मास्टर टूर्नामेंट के फाइनल में सीधे जगह मिलने का स्पेशल नियम न मिला होता तो इनकी मेन टीम शिनफैंग एकेडमी का मुकाबला भी नहीं कर पाती। जब तुम अपने विला पहुंचे तो तुम्हें अंदर शियाओ वू की मौजूदगी का एहसास नहीं हुआ। तुमने पूरे हॉल में नजर दौड़ाई तो तुम्हारी नजर टी टेबल पर पड़ी। वहां एक पर्चा रखा हुआ था, जिसकी स्याही अभी पूरी तरह सूखी भी नहीं थी। उस पर लिखा था कि चेन, मैं कैंटीन जा रही हूं, और नीचे एक प्यारी सी खरगोश की तस्वीर बनी हुई थी। कैंटीन? तुमने मन ही मन कैंटीन का रास्ता याद किया और विला से बाहर निकल आए। कैंटीन हॉस्टल से ज्यादा दूर नहीं थी, बस मील आधा मील का रास्ता था। थोड़ा चलने के बाद तुम्हें कैंटीन की इमारत दिखाई देने लगी, लेकिन कैंटीन के बाहर छात्रों का एक बड़ा हुजूम इकट्ठा था, जैसे वहां कोई तमाशा चल रहा हो। भीड़ के बीच से तुम्हें अचानक एक जानी पहचानी चीख सुनाई दी। तुम्हारा चेहरा तुरंत बदल गया और तुम्हारे कदम अपने आप तेज हो गए। जरा हटना, रास्ता दो! तुम भीड़ को चीरते हुए आगे बढ़ने लगे। जिन छात्रों को तुमने धक्का दिया, उनके चेहरों पर चिढ़ साफ दिख रही थी, लेकिन खुद को रईस घराने का समझते हुए वे जबान संभाल कर चुप रहे। जैसे तैसे तुम सबसे आगे पहुंचे। सामने का नजारा देखते ही तुम्हारी आंखें तन गईं। शियाओ वू कुछ आवारा और अय्याश किस्म के लड़कों के सामने खड़ी थी। उन लड़कों का लीडर बेहद घमंडी और बदतमीज दिख रहा था। वो शियाओ वू की तरफ उंगली उठाकर उसकी औकात बता रहा था। तुम वही मामूली बैकग्राउंड वाली लड़की हो ना जिसे स्पेशल कोटा मिला है? देखने में तो ठीक ठाक हो, लेकिन तुम्हारी जात बेहद नीची है। हमारी टियांडो रॉयल एकेडमी एक शाही एकेडमी है। ये तुम जैसी मामूली और घटिया बैकग्राउंड वाली लड़की के लिए नहीं बनी है, भले ही तुम्हारे पास थोड़ा बहुत टैलेंट ही क्यों ना हो। मेरी मानो तो तुम और तुम्हारे साथ आया वो दूसरा लड़का खुद ही यहां से नाम कटवा कर चले जाओ। हमारी एकेडमी की आबो हवा को गंदा मत करो। उस लीडर की बात सुनकर आसपास खड़े बाकी रईस छात्र भी हाँ में हाँ मिलाने लगे और हुड़दंग मचाने लगे। प्रिंस शिबोंग बिल्कुल सही कह रहे हैं। हमारी एकेडमी में हमेशा से सिर्फ रईस और शाही घरानों के बच्चे पढ़ते आए हैं। तुम जैसे देहाती और नीची जात के लोग हमारे साथ खड़े होने के लायक भी नहीं हैं। दफा हो जाओ यहां से। हाँ, ये जगह तुम जैसे नीचे दर्जे के लोगों के लिए नहीं है। क्या तुम्हें लगता है कि थोड़ा सा टैलेंट मिल जाने से तुम हमारी बराबरी कर लोगे? जो नीच है वो हमेशा नीच ही रहेगा। टियांडो से बाहर निकलो। इन सब रईसजादों की नीच बातें सुनकर शियाओ वू का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उसकी नाजुक मुट्ठियां कस गईं। अगर उसे इस बात का डर न होता कि इससे तुम्हारे लिए कोई मुसीबत खड़ी हो जाएगी, तो वो बहुत पहले उस शिबोंग के मुंह पर अपना घूंसा जड़ चुकी होती। शियाओ वू को गुस्सा पीते और हाथ दबाते देखकर शिबोंग के चेहरे पर एक कमीनी मुस्कान आ गई। उसे लगा कि लड़की डर गई है। उसने आग में थोड़ा और घी डालते हुए कहा कि वैसे अगर तुम अपने इस सुंदर चेहरे का सही इस्तेमाल करना चाहती हो तो मैं तुम्हें यहां रुकने का एक मौका दे सकता हूं। आज से तुम मेरी दासी बनकर मेरे साथ रहो, मैं तुम्हें। लेकिन इससे पहले कि वो अपनी गंदी बात पूरी कर पाता, शियाओ वू के सब्र का बांध टूट गया। उसकी आंखों में जैसे खून उतर आया। उसने अपने गुलाबी होंठ खोले और चीखते हुए बोली कि तूने शियाओ वू को सीधा क्या समझा?
तू मुझे खरगोश समझ रहा है क्या? तेरे बाप की दासी। सबके सामने शियाओ वू ने अपने उन सफेद लंबे पैरों को थोड़ा सा मोड़ा और हवा में उछलते हुए एक खौफनाक पंच सीधे शिबोंग के मुंह पर दे मारा। धाड़! शिबोंग को संभलने का एक पल भी नहीं मिला। चेहरे पर भयंकर दर्द के साथ वो किसी फुटबॉल की तरह हवा में उड़ता हुआ पीछे भीड़ में जा गिरा। उसने रास्ते में 3-4 तमाशबीन छात्रों को भी गिरा दिया, जिससे वहां चीख पुकार मच गई। प्रिंस शिबोंग! अरे मेरी कमर टूट गई, कोई उठाओ मुझे। ये क्या हुआ? मेरा हाथ काम क्यों नहीं कर रहा? क्या हड्डी टूट गई? अरे बेवकूफ, तेरा हाथ किसी के नीचे दबा हुआ है। शिबोंग के चमचे बदहवास होकर उसे उठाने दौड़े। जब उन्होंने शिबोंग का चेहरा देखा तो उनके होश उड़ गए। वो बेहोश हो चुका था। उसके हैंडसम चेहरे पर शियाओ वू के छोटे से घूंसे का गहरा निशान छप गया था। नाक टेढ़ी हो चुकी थी, खून बह रहा था और मुंह के 2-3 दांत टूटकर गायब थे। अगर नीचे गिरते वक्त दूसरे छात्र उसके लिए गद्दे का काम न करते तो उसकी हालत और भी बदतर होती। उसके साथी डर और गुस्से से कांपते हुए शियाओ वू की तरफ मुड़े और चीखने ही वाले थे कि तभी एक लंबा चौड़ा साया शियाओ वू के आगे आकर खड़ा हो गया। वो तुम थे। तुमने शियाओ वू को अपने पीछे छिपा लिया और उन चमचों की तरफ अपनी बर्फीली और कातिलाना निगाहों से देखा। तुम्हारी उस खौफनाक नजर ने उन्हें वहीं जमा दिया। एक चमचे ने हिम्मत जुटाकर कांपती आवाज में कहा कि तुम कौन हो? शियाओ वू ने तुम्हें सामने देखा तो उसकी आंखों में नमी आ गई। उसने तुरंत तुम्हारा हाथ थाम लिया और शिकायत भरे लहजे में बोली कि चेन, तुम यहां नहीं थे तो ये सब मुझे परेशान कर रहे थे। ये सुनते ही तुम्हारी आंखों की ठंडक और बढ़ गई, जैसे कड़ाके की ठंड में बर्फानी तूफान बहने लगा हो। तुम्हारी नजर शेबोंग के साथियों और आसपास के तमाशबीनों पर पड़ी। जिससे भी तुम्हारी नजरें मिलीं, उसे अपनी रीढ़ में एक अजीब सी कपकपी महसूस हुई और वे अनजाने में 2 कदम पीछे हट गए। उन चमचों को लगा कि तुम्हारी सोल पावर बहुत ज्यादा है, इसलिए उनके कदम पीछे हटने लगे। लेकिन फिर उन्होंने जमीन पर पड़े बेहोश शिबोंग को देखा। शिबोंग एक राजकुमार था। अगर उसके पिटने के बाद भी वे भाग जाते तो शाही परिवार उनके पूरे खानदान को तबाह कर देता। उन्होंने अपने दांत भींचे और वही लड़का फिर चिल्लाया कि तुम्हें पता भी है तुमने किसे मारा है। ये ट्यांडो साम्राज्य के चौथे प्रिंस, प्रिंस शिबोंग हैं। तुमने एक प्रिंस पर हाथ उठाकर पूरे शाही परिवार का अपमान किया है। ये एकेडमी अब तुम लोगों को कभी बर्दाश्त नहीं करेगी। अगर ये घटिया एकेडमी इस जैसे कचरे के लिए हमें बाहर निकालती है तो ऐसी जगह पे रहने का हमारा भी कोई शौक नहीं है। तुम ठंडे स्वर में हंसे और तुमने शिबोंग की तरफ देखा तक नहीं। मूल कहानी में भी शिबोंग ने श्रेक के लोगों को तंग किया था, जहां दाई मुबाई ने इसकी धुनाई की थी। बाद में प्रिंस शेचिंग की मदद से डोलुओ दुगु बो को बुलाकर श्रेक को भगाया गया था। और कहानी के आखिर में यही शिबोंग नाटक करके कि वो निकम्मा है, खुद को बचाता रहा और बाद में तांग सान का चमचा बनकर राजा बन गया था। कुल मिलाकर एक नंबर का घटिया किरदार था। मेरी गैर मौजूदगी में मेरे अपनों को परेशान करने की हिम्मत की तुम लोगों ने। बहुत बहादुर बनते हो ना। तो फिर जब तक मैं तुम्हें इसका सही इनाम न दे दूं तब तक मजा कैसे आएगा? तुमने उन चमचों को देखते हुए एक खतरनाक मुस्कान के साथ कहा। उन लड़कों के दिल में एक बहुत बुरा एहसास हुआ। अगले ही पल 2 बैंगनी और एक भयंकर काली सोल रिंग तुम्हारे पैरों के नीचे से निकलकर हवा में लहराने लगी। आसपास खड़े सभी छात्रों के चेहरे का रंग उड़ गया। उनकी आंखें फटी की फटी रह गईं। 2000 साल की और एक 10,000 साल की सोल रिंग। ये कैसा पागलपन है? 10,000 साल की रिंग तो सिर्फ सोल किंग लेवल के लोग ले सकते हैं ना। सब के सब सन्न रह गए। अरे भाई, ये क्या चक्कर है? 39वें लेवल के सोल मास्टर के पास ऐसी रिंग्स कैसे हो सकती हैं? तुम्हारा थंडर फ्लेम मार्शल सोल तुम्हारे चारों तरफ फैल गया। वो बेल किसी विशाल नाग की तरह फुंकार रही थी और उस पर नीली बैंगनी बिजलियां कड़क रही थीं। उसकी चौड़ाई और खौफनाक रूप देखकर कई लड़कियां डर के मारे एक दूसरे से चिपक गईं। तो तुम क्या करने वाले हो? ये ट्यांडो रॉयल एकेडमी है। हम सब साम्राज्य के बड़े रईसों के वारिस हैं। अगर तुमने हम पर हमला किया तो ये साम्राज्य और शाही परिवार से दुश्मनी होगी। वे बदहवास होकर चिल्लाने लगे। अच्छा, अब डर लग रहा है? रईसज़ादे, मुझे भी देखना है कि तुम्हारा ये रईस होने का थप्पा मेरी आकाशीय बिजली के सामने तुम्हें कितना बचा पाता है। तुम्हारी दूसरी सोल रिंग तेजी से चमक उठी। तुम्हारी ये दूसरी सोल रिंग 4000 साल पुरानी एक सिल्वर थंडर बैम्बू से मिली थी। उस प्रजाति में आसमान की बिजली को खींचने की अद्भुत क्षमता होती थी। तुम्हारी थंडर फ्लेम बेल ने जब उसे सोखा तो तुम्हें एक बेहद विनाशकारी क्षमता मिली। तुम्हारी बेल ने जैसे ही हवा में लहराकर एक प्राचीन मंत्र जैसा आकार लिया, आसमान में अचानक कड़कड़ाती हुई गड़गड़ाहट गूंज उठी। काले सियाह बादलों ने पूरे 50 मीटर के दायरे को घेर लिया और धूप गायब हो गई। आसमान में चांदी जैसी चमकीली बिजलियां पागलों की तरह कौंधने लगीं। ऐसा लग रहा था मानो कोई दैवीय प्रकोप धरती पर उतरने वाला हो। शिबोंग के साथियों का चेहरा पूरी तरह पीला पड़ गया। ये कोई सोल स्किल थी या कयामत? सामान्य फाइट में तो लोग एक दूसरे को लपेटते हैं या आग फेंकते हैं। यहां तो बंदा सीधे मौसम ही बदल रहा था। तुमने अपना दाहिना हाथ उठाया जिसमें पहनी हुई प्राचीन रिंग चमक रही थी।
तुमने उंगली से उन चमचों की तरफ इशारा करते हुए कहा कि तो बताओ, शुरुआत किससे करूं? तुम बहुत बोल रहे थे ना, चलो तुमसे ही शुरू करते हैं। तुम्हारी उंगली उस सबसे ज्यादा बोलने वाले लड़के पर जाकर टिक गई। वो लड़का गिड़गिड़ाने ही वाला था कि तुमने उंगली नीचे झुका दी। कड़ाक! आसमान से एक भयानक रूप से चमकीली बिजली सीधे उस लड़के के सिर पर आ गिरी। वो दर्दनाक चीख भी पूरी तरह नहीं निकाल पाया और कड़कड़ाती बिजली में नहा गया। कुछ सेकंड बाद जब बिजली थमी तो वो पूरी तरह जलकर काला हो चुका था, जैसे अभी अभी कोयले की खान से निकलकर आया हो। उसके सिर से धुआं निकल रहा था। ये देखकर बाकी चमचों के प्राण सूख गए। देख क्या रहे हो, भागो! एक चिल्लाया और शिबोंग को वहीं छोड़कर उल्टे पैर भागा। बाकी भी तितर बितर होकर भागने लगे। भाग सकते हो क्या? तुम मुस्कुराए और अपनी उंगली को थोड़ा सा घुमाया। कड़ाक कड़ाक कड़ाक! आसमान से एक साथ 5 बिजलियां गिरीं और सीधे भागते हुए चमचों की पीठ पर जाकर लगीं। आहा! पांचों के पांचों आंखें ऊपर चढ़ाकर मुंह से झाग निकालते हुए वहीं जमीन पर ढेर हो गए। बेहोश होने के बाद भी उनके हाथ पैर बिजली के झटकों से अनजाने में कांप रहे थे। ये खौफनाक नजारा देखकर बाकी तमाशबीन छात्रों की भी रूह कांप गई। अब वहां रुकने की हिम्मत किसी में नहीं थी। सब अपनी जान बचाकर ऐसे भागे जैसे पीछे कोई भूत पड़ा हो। भीड़ के बीच खड़ी एक सुंदर लड़की ने जब तुम्हें इस तरह आसमान से बिजली गिराते देखा तो उसकी हरी आंखों में एक चमक आ गई। उसने अपने रसीले होंठों पर जबान फेरी और चुपचाप मुड़कर वहां से चली गई। शियावू ने जब देखा कि तुमने उसकी खातिर उन बदतमीजों को इस तरह सबक सिखाया है तो वो खुशी से झूम उठी। उसने तुरंत तुम्हारे गाल पर एक जोरदार किस कर दिया। हे, आ चेन, तुम सचमुच सबसे बेस्ट हो। आसमान के बादल धीरे धीरे छटने लगे। तुमने उस चंचल लड़की के गालों को थामकर धीमे से दबाया और प्यार भरी नजरों से देखा। आगे से अगर कोई भी ऐसा बदतमीज मिले तो सहने की कोई जरूरत नहीं है। जो चुप रहता है लोग उसे और दबाते हैं। सीधे ऐसा मारो कि अगली बार बोलने लायक न रहे। लेकिन मुझे लगा कि तुम्हारे लिए कोई मुसीबत न हो जाए। तुमने ही तो कहा था कि बिना वजह किसी से नहीं उलझना चाहिए। शियाओ ने तुम्हारा हाथ हिलाते हुए मासूमियत से कहा। हाँ, लेकिन शर्त यह है कि सामने वाले ने हमसे पंगा ना लिया हो। अगर कोई बिना वजह हमें छेड़ेगा तो फिर दया दिखाने की कोई जरूरत नहीं है। बातों से ज्यादा हाथ काम आने चाहिए। समझ गई। शियाओ वू ने गंभीरता से सिर हिलाया। चलो वापस चलते हैं। दोनों कैंटीन का ख्याल छोड़कर वापस अपने विला की तरफ बढ़ गए। पीछे जमीन पर बेहोश पड़ा प्रिंस शिबोंग और तड़पते हुए उसके साथी वहीं पड़े रहे। जब अकेडमी के शिक्षकों को खबर मिली और वे मौके पर पहुंचे तो ये नज़ारा देखकर उनका सिर चकरा गया। एक तरफ साम्राज्य का राजकुमार था तो दूसरी तरफ चीफ कमिश्नर का लाया हुआ महाप्रतिभाशाली छात्र। अगर ये मामला सही से न निपटाया जाता तो बहुत बड़ा बखेड़ा खड़ा हो सकता था। टीचरों ने तुरंत ये बात मोंग शेंजी तक पहुंचाई। मोंग शेंजी ने जब पूरी बात सुनी तो वे शिबोंग की बेवकूफ़ी पर गुस्से से लाल हो गए। लेकिन साथ ही उन्हें इस बात का डर भी सताने लगा कि कहीं इस चक्कर में तुम टियांडो साम्राज्य से नफरत ना करने लगो। काफी सोचने के बाद मोंग शेंजी ने फैसला किया कि उन्हें सीधे शाही महल जाकर सम्राट श्वेय से मिलना चाहिए। आखिर शिबोंग एक प्रिंस था और उस पर हमला होना शाही परिवार की इज्जत से जुड़ा मामला था। इसलिए इसका फैसला सिर्फ सम्राट ही कर सकते थे। आधे घंटे बाद टियांडो महल के शाही कमरे में जब सम्राट श्वेय को पता चला कि मोंग शेंजी उनसे मिलने आए हैं तो उनके चेहरे पर थोड़ी उलझन आई। उन्होंने क्राउन प्रिंस श्वे शिंघे को टैक्स रिपोर्ट बाद में देने को कहा और पहरेदारों को हुक्म दिया कि मोंग शेंजी को तुरंत अंदर भेजा जाए। मोंग शेंजी जैसे ही अंदर आए उन्होंने देखा कि कमरे में सम्राट श्वे के अलावा प्रिंस श्वे शिंग और प्रिंस श्वे शिंघे भी मौजूद थे। उन्होंने तुरंत झुककर प्रणाम किया। महाराज, क्राउन प्रिंस, प्रिंस श्वे शिंग को मेरा प्रणाम। श्वे शिंघे ने मोंग शेंजी की तरफ देखकर धीरे से सिर हिलाया। प्रिंस श्वे शिंग ने अपनी आंखें सीधी रखीं और उनकी तरफ कोई ध्यान नहीं दिया। सम्राट श्वेय ने मोंग शेंजी की तरफ देखा और अपनी भवें हल्की सी चढ़ाते हुए कहा कि चीफ मोंग, अचानक इस तरह महल में आने की क्या खास वजह है? क्या कोई बड़ा मामला है? महाराज, सचमुच एक ऐसा मामला है जिस पर सिर्फ आप ही फैसला ले सकते हैं। मोंग शेंजी ने सम्मान से झुकते हुए अपनी बात रखी। सम्राट को खुद फैसला लेना पड़ेगा। क्या यह मामला शाही परिवार से जुड़ा है? श्वे शिंघे ने मन ही मन सोचा। सम्राट श्वेय ने उन्हें आगे बोलने का इशारा किया। मोंग शेंजी ने अपनी नजरें नीची रखते हुए कहा कि महाराज, यह मामला प्रिंस शिबोंग से जुड़ा है। वे आज एकेडमी में किसी के हाथों पिट गए हैं। क्या शिबोंग को एकेडमी में पीटा गया? मोंग शेंजी, तुम मुख्य शिक्षा अधिकारी का काम कैसे संभाल रहे हो? प्रिंस श्वेशिंग अपने भतीजे की पिटाई की बात सुनते ही भड़क उठे और मोंग शेंजी को डांटने लगे। सम्राट श्वे की भवें तन गईं। वे मोंग शेंजी से नाराज नहीं थे, बल्कि प्रिंस श्वेशिंग की इस तलखी और सीमाओं को लांघने से अप्रसन्न थे। राजा की आंखों में नाराजगी की झलक देखकर श्वेशिंघे ने धीरे से खांसते हुए श्वेशिंग को एक इशारा किया। प्रिंस श्वेशिंग को तुरंत अपनी गलती का एहसास हुआ। वे थोड़े घबराए और उन्होंने सम्राट श्वे के सामने हाथ जोड़ लिए। महाराज, मुझसे भूल हो गई। लेकिन जब मैंने सुना कि राजकुमार का एकेडमी में अपमान हुआ है तो मैं अपने जज्बात पर काबू नहीं रख सका।
कृपया मुझे माफ करें। आगे से ध्यान रखना। सम्राट श्वे ने हाथ हिलाकर बात खत्म की और फिर मोंग शेंजी की तरफ मुड़े। चीफ मोंग, शिबोंग ने एकेडमी में अब क्या नया बखेड़ा खड़ा किया है? उन्हें अपने बेटे की हरकतों का अच्छी तरह पता था। वो एक नंबर का आवारा था। टियांडो रॉयल एकेडमी में उसके शाही रुतबे की वजह से आमतौर पर कोई उससे नहीं उलझता था।